हाय गाइस, आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ एक्सल पॉइंट, और आज हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में। मान लीजिए हमारे डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट एन है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारे पास जो डाइपोल है वो एक सिस्टम है, और हमारे पास सिस्टम के लिए अभी फार्मूला डेवलप नहीं हुआ है। सिर्फ एक फार्मूला हमने डेवलप किया है डाइपोल के लिए, यानी सिस्टम के लिए, और वो भी एक्सल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए अभी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में तोड़ देंगे, यानी पॉइंट चार्ज बना लेंगे। तो अब अगर हम इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करते हैं तो दो पॉइंट चार्ज हमें मिलते हैं, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू। फिर क्या करेंगे, हम दोनों चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो ये आर परपेंडिकुलर है और ये यहां से यहां तक एल डिस्टेंस बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, सपोज कर लिया थीटा। तो अब हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस वैल्यू इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पर हम Q1 के थ्रू यहां पर वैल्यू, Q2 के थ्रू यहां पर वैल्यू, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के थ्रू वैल्यू फाइंड करते हैं। तो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट N, तो सपोज कर लिया E1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसा है, आर स्क्वायर प्लस एल। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसी तरह से फिर E ड्यू टू निगेटिव Q एट N, तो ये हो जाएगा E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके गाइस, अब चलिए इनका डायरेक्शन भी देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हम जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की ओर। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और निगेटिव चार्ज के थ्रू हमेशा अंदर की ओर होता है। तो इसके लिए ये अंदर की ओर हो जाएगा। ये हो जाता है हमारा E1 और ये हो जाता है हमारा E2। बट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमारे पास जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट फाइंड करेंगे। हमारा कोई भी इंक्लाइन वेक्टर जो होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है। तो इसके हम दो कंपोनेंट अगर करते हैं तो देखिए, थीटा हमारा क्षैतिज के साथ यहां बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो हमारा एक कंपोनेंट ये बना, ठीक है। इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे इस पर, तो ये हमारा मिल जाता है E1 cos थीटा, ये हो जाता है E1 cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है E1 sin थीटा। इसी तरह से गाइस E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट ये बनेगा E2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा हमारा इधर ये बनेगा E2 sin थीटा। तो अब हम अगर यहां देखें तो हमें जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है, E1 की जो वैल्यू मिली है हमें, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिला है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये जस्ट अपोजिट होने की वजह से, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहां पर हम देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, सपोज कर लिया E है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में E1 sin थीटा E2 cos थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे।
हमें क्योंकि पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट, उनका नेट डिफरेंस के इक्वल होता है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो सम के इक्वल होता है। तो यहां पर हमारा अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। E1 cos थीटा इसी डायरेक्शन में, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में। तो हमारा यहां पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो नेट रिजल्टेंट जो होगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। दैट्स मीन नेट E at n due to डाइपोल। तो नेट E हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी गाइस cos थीटा भी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos थीटा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। जो कॉमन है बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। दोनों जुड़ जाएंगे cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए cos थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहां से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस मतलब आधार। यूपी बोर्ड वाले भैया इसको आप समझ लीजिएगा, ये है यूपी बोर्ड के लिए बेस यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसको हम आधार बटे कर्ण भी लिखते हैं। तो यहां पर जो बेस है हमारा वो L है और हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू उठाकर यहां पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2L अपॉन cos थीटा की वैल्यू L है और 2 इंटू में था और अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट को हम अंडर रूट को पावर पे हाफ लिखते हैं, यह आपको भी पता होगा कि अंडर रूट को हम पावर पे हाफ लिखते हैं। तो ये हो जाता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू हाफ। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक, अब यहां पर भी हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो जब कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पर मैं यहां कर देता हूं। तो यहां पर देखिए हमें क्या मिला, Q इंटू 2L, ये हमें क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 2L को हमने पहले भी पढ़ा है, दिस इज द P एंड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। कंडीशन अप्लीकेबल है, R इज ग्रेटर देन L, देयरफॉर R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, E की वैल्यू हमें मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर पे पावर 3/2 ये मिलता है। तो इस पावर को अगर हम सॉल्व करें तो पावर पे पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब। This is the electric field due to dipole at the equatorial points। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर जो नेट डाइपोल होगा, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम इस फार्मूले से अब डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज गाइस ये जान लीजिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा।
तो हमने पढ़ा है कि यहां पर जो डायपोल होता है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा -2 नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और यहां पर हम देख रहे हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी जस्ट अपोजिट किसके, वेक्टर पी के, यानी डायपोल मूवमेंट के वेक्टर, डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। तो इन इक्वेटोरियल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ द ई, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, यह हमारा यहां से कंक्लूजन निकलता है, तो हम यहां लिखते हैं इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, in equatorial position direction of E is opposite to direction of P. This is the, तो ये हुआ आपका कंप्लीट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसके बाद जो हमारा आता है पॉइंट वो होता है जनरल पोजीशन। ठीक है, तो आप यहां से नोट्स बना लीजिएगा, जो भेज दूंगा उससे बना लीजिएगा। तो अब हमें पढ़ना है एट ए जनरल पॉइंट, मतलब कहीं भी हो अगर तो क्या होगा हमारा डायपोल मोमेंट। ठीक है, सॉरी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो गाइज अब देखते हैं हम जनरल पोजीशन पे। ये है हमारा डायपोल, ये हमारा सेंटर है। मान लीजिए ये सेंटर से कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूं, इसको हम लोग एक लाइन के थ्रू दिखा लेते हैं। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक, तो यहां पर गाइज हम क्या करते हैं कि जब ये जनरल पोजीशन में है और हम जानते हैं यहां पर पी जो होगा उसकी डायरेक्शन ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसके जनरल पोजीशन में हमारा कोई भी पॉइंट है जो इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में गाइस, हमारे P का जो होगा वो दो कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि P भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसलिए हमारा P जो होगा जो अभी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर P इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक तो इस थीटा एंगल पे होगा, और जो थीटा एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये थीटा एंगल पे जो बना रहा है वो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा P cos थीटा along to R, दैट इज द P cos थीटा। एंड दूसरा जो बनेगा, पहले मैं बना देता हूं उसके बाद फिर समझिए आप इसको। हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो जब ये परपेंडिकुलर डाला तो यहां ये 90 डिग्री बना रहा है, दैट्स मीन कि ये हमारा, इसको हम मिटा देते हैं, और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये हमारा P cos थीटा है, दैट इज द P cos थीटा। ये ब्लू हमारा क्या है, P cos थीटा है। ठीक है, ये क्या है, P cos थीटा, ये P है, ये P cos थीटा है। अब P cos थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा हमारा वो P sin थीटा होगा, क्योंकि वेक्टर R जो है हमारा यहां पर, ये है हमारा वेक्टर R। ठीक है, दिस इज द वेक्टर R। अब इसके परपेंडिकुलर यानी इसके नॉर्मल जो होगा वो हमारा P sin थीटा कंपोनेंट होगा, और ये जो होगा वो P cos थीटा कंपोनेंट होता है। तो ये P cos थीटा कंपोनेंट हमने बना लिया। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, P sin थीटा। तो इससे एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, और यह बनाते हैं P sin थीटा। ये
ये हो गया। ये दूसरा ब्लैक जो है ये क्या है हमारा, ये है P sin थीटा। ठीक है, ये P sin थीटा, ये P cos थीटा। अब एक चीज हमने जो पढ़ी है, हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सल पोजीशन होता है, तो एक्सल पोजीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अलोंग टू P होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इक्वेटोरियल पोजीशन में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अपोजिट टू P होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये है हमारा P sin थीटा, तो ये है हमारा निगेटिव Q और ये है हमारा पॉजिटिव Q, और ये वाला है हमारा निगेटिव Q और ये है हमारा पॉजिटिव Q। ठीक है, तो अब हमें P cos थीटा को देखना है और P sin थीटा को देखना है। हम P को अब नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट कर दिया। तो जब इसका कंपोनेंट कर दिया तो हम कंपोनेंट को अब देखेंगे, हमें रूट से अब नहीं मतलब है। तो P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, हमारे P cos थीटा के अलोंग होगा, उसी के डायरेक्शन में होगा, जैसा कि हमने एक्सल पोजीशन में पढ़ा था। फिर से अब गाइस समझिए, हमारे पास एक डायपोल था जिसके कुछ एंगल पर हमारा कोई पॉइंट था। तो जब थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट होगा तो इस सिचुएशन में हम अपने डायपोल के दो कंपोनेंट करेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट इस पॉइंट के वेक्टर के अलोंग होगा और दूसरा इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल में होगा। तो हमने इसका दो कंपोनेंट कर दिया। जब दो कंपोनेंट कर देंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो अपने कंपोनेंट वाले मेथड से फाइंड करेंगे, हमें इस इनिशियल वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम अपने कंपोनेंट वाले से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास दो डायपोल है, एक P cos थीटा और दूसरा P sin थीटा। P cos थीटा की वजह से हमें एक्सल पोजीशन मिलता है और P sin थीटा की वजह से हमें इक्वेटोरियल पोजीशन मिलता है। तो P cos थीटा से की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी के अलोंग होगा, ऐसे। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये एक्सल है, ये क्या है, E एक्सल। अब अगर इस पॉइंट को हम इस P sin थीटा के लिए देखें, सब बाकी सबको ढक दीजिए, केवल इसको देखिए, ये। तो अब बताओ इसके साथ इसका कौन सा पोजीशन बन रहा है, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन बन रहा है ना, और हमारा इस P का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है। ठीक है, ये इसके टिप की तरफ, इस तरह से P का P sin थीटा का डायरेक्शन है। तो हमें इक्वेटोरियल पोजीशन में जो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो P के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमारा E जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये किसकी वजह से मिला, यह इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से मिला। तो इसको हम क्या लिखेंगे, E इक्वेटोरियल। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये होगा, ये दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका भी होगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखें तो रिजल्टेंट क्या बना रहा है, रिजल्टेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल में कितना होगा और एक्सल पे कितना होगा। फिर से सुनिए गाइस, हमें यहां पर एक डायपोल के थ्रू एक्सल पोजीशन पे और डायपोल के थ्रू इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने पहले ही इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया है, इसलिए हम सीधे फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहां पर, हाँ, तो E हम निकालते हैं, E इक्वेटोरियल। तो E, इसको मैं मिटा देता हूं, तो E एक्सल और E इक्वेटोरियल हम निकालते हैं। ब्लैक से लिख देता हूं, शायद ये आपको दिखेगा नहीं। E एक्सल, तो E एक्सल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला जैसा कि हमने पढ़ा था
मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूं 1/4πε0 और 2p अपॉन r, यही तो था 2p/r³। तो यहां पर r हमारा तो r ही है, ये हमारा r ही है, और ये जो p था ये डाइपोल था। तो हमारा जो डाइपोल यहां पर है वो डाइपोल कितना है, p cos थीटा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p cos थीटा। ठीक है, फिर E इक्वेटोरियल निकाल लीजिए। तो E इक्वेटोरियल कितना होगा, 1/4πε0 p/r³ था। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा हो जाता है p/r³। p मतलब डाइपोल, तो इक्वेटोरियल के लिए हमारा p कितना है, p sin थीटा है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, p sin थीटा। ओके गाइस, तो ये हमें मिल गया दोनों पोजीशन पे, यानी ये और ये मिला। हमें रिजल्टेंट ई अभी नहीं मिला है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अभी नहीं मिला है, हमें उस चीज को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, हमें ये देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ई एक्सेल और ई इक्वेटोरियल ये दोनों हमने फाइंड कर लिया, तो जो वैल्यू इसकी आई है वही वैल्यू इसकी भी होगी। रिजल्टेंट हाइपोटेनियस है, तो नेट हम निकालते हैं। सो नेट ई, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई एक्सेल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो ये बन जाता है 1/4πε0, कॉमन ले लेते हैं, चलो पहले लिखते हैं 1/4πε0 p cos 2p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। तो जो कॉमन है उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, ये पूरा अंडर रूट में ही है। ठीक, तो यहां पर 1/4πε0 और p/r³ ये सब कॉमन में थे, तो कॉमन में स्क्वायर लिया तो इसको रूट से हम बाहर ले लिए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से एक बार एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। ये स्क्वायर जब ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर सब पे जाएगा, ये p है 2p सब पे स्क्वायर जाएगा, तो हमने इतना कॉमन ले लिया। तो पहले वाले ब्रैकेट में कितना बचा, तो ये देखो p चला गया, ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा 2 cos थीटा। तो इसका स्क्वायर प्लस यहां से p चला गया, ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट बाहर ले लेते हैं, तो ये मिल जाता है 1/4πε0 p/r³, और यहां पर हमें क्या मिल जाता है, ये अंडर रूट 4 cos थीटा को, ये 4 cos थीटा लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा हो जाएगा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है 1। तो हमें क्या मिल गया 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस इज द रिजल्टेंट E। ये शायद खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। ओके गाइस, तो ठीक है, ओके,
अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन देखिए, यहां पर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ई तो ये हो जाएगा tan अल्फा। तो अब जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सल, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 r, ये सब कट ही जाएंगे। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये हो जाता है हमारा tan अल्फा इक्वल टू इक्वेटोरियल है हमारा 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब, और ये है 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो यहां से 1/4πε0 कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 और ये बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाता है, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, ठीक है। तो अब tan को उधर भेज दीजिए या यही छोड़ दीजिए, ये आप यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट टी। तो इसी के साथ आई थिंक ये चैप्टर हुआ फिनिश। अगर कुछ बचता है तो हम लोग अगले टर्म में करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में अगर देखेंगे इसके कोई टॉपिक होगा तो उसको पढ़ाया जाएगा, और नहीं तो फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ओके, गाइस एक छोटा सा टॉपिक और था यहाँ पे आपका, टॉर्क इन ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसको भी खत्म ही कर लेते हैं, आज फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर अब देखिए कि हमने एक डाइपोल जो बनाया है उसमें इक्वल अमाउंट के अपोजिट चार्जेस हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिलता है, जैसे ये क्या होते हैं, इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होंगे, तभी तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी, जैसे यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक निगेटिव चार्ज, अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो अब यहां पर अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो किधर जाएगा, निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, और निगेटिव चार्ज अगर रखते हैं तो वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, और निगेटिव चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहां भी अगर हम देखें तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें एक एक डायपोल हमने रखा है, ये निगेटिव यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां है। तो अब अगर हम देखें तो यहां वाला निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, और यहां के पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को अपनी ओर खींचेंगे। और हम जानते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द QE। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू E होती है, ठीक है। तो यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये F इस डायरेक्शन में, उतना ही अमाउंट में फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो यहां हम देखते हैं कि देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल।
हम अगर देखें तो दो फोर्स हमारे डायपोल पर वर्क कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से हमारा जो नेट फोर्स अगर हम देखें तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। तो फोर्स हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब हुआ कि यहां पर लीनियर मोशन नहीं होगा, हमारे डायपोल में लीनियर मोशन नहीं होगा बट रोटेशनल मोशन होगा, बिकॉज ऑफ वी नो दैट द कपल ऑफ फोर्स इज मेक अ टॉर्क। हमेशा जो कपल ऑफ फोर्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, टॉर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, when two forces acting on a different body in equal magnitude but direction are opposite, then that of force is known as the couple of force। तो ये जो फोर्सेस होते हैं हमारे वो क्या है, वो कपल ऑफ फोर्स हैं। तो अब टॉर्क क्रिएट करेंगे कौन, ये कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, who create the torque, couple of force is create the torque, then how much the torque। तो टॉर्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द सिंबल ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस देखिए ये लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक, और ये दूसरा लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब एक्टिंग लाइन यहां पर। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ये और ये लाइन ऑफ एक्शन, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुआ। तो अब अगर हम देखें तो ये और ये मिल करके क्या बना रहे हैं, एक थीटा यहां है, ये थीटा एंगल बना रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, हियर इज थीटा, सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो अब बताइए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे यहां पर, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P की वैल्यू हो गई हमारी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 2L, और ये हो गया साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर इक्वल टू 2L साइन थीटा, दिस इज द आर परपेंडिकुलर। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं F इंटू आर परपेंडिकुलर एंड F इक्वल टू QE। सो QE आर परपेंडिकुलर इक्वल टू 2L sin theta। So let us arrange Q into 2L into E into sin theta or Q into 2L P। So PE sin theta, this is the torque। Okay guys, तो ये हो गया आपका फिनिश। अब डिफरेंट शेप में हमारा मतलब एप्लीकेशन यहाँ लग जाएगा कि 0 होगा, साइन 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 हो, 90 हो, 180 हो, तो कितना फोर्स लगेगा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है पी क्रॉस ई। ये हो गया, तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। अब इसके बाद हम लोग आगे से न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।